दोस्तों, आज की कहानी के अंदर हम लोग एक ऐसे क्राइम की बात करेंगे कि कत्ल करने के बाद में उस डेड बॉडी को इस तरीके से ठिकाने लगाया गया था कि आप लोगों ने दृश्यम फिल्म देखी होगी। और दृश्यम फिल्म में जिस तरीके से डेड बॉडी को ठिकाने लगाया गया था, पूरी तरीके से सस्पेंस था कि आखिर डेड बॉडी कहाँ है। उसी तरीके से इस पूरी जो घटना है, जो वारदात हुई है, उसमें इस तरीके से बॉडी को ठिकाने लगाया गया था कि पुलिस को इस पूरे राज को खोलने में 6 महीने का वक्त लग जाता है। लेकिन दोस्तों, 6 महीने का वक्त तो पुलिस को लगता है, लेकिन एक बहुत छोटी सी मामूली चीज़ से जो पूरा क्राइम था खुलकर बाहर आ जाता है। तो दोस्तों, आज की घटना सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन आज की घटना शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आप लोग अपनों का ख्याल रखें, अपने परिवार में जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनका खासकर ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों इस समय जो गर्मी पड़ रही है, आप लोग देखते हैं कि आज की जनरेशन में जो नौजवान लोग होते हैं, जो नई शादी करके आते हैं, वो तो अपने कमरे में एसी लगवा लिया करते हैं, लेकिन उनके जो माता पिता होते हैं वो गर्मी में होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग एक ही एसी अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने रूम में वेंटिलेशन दीजिए, जिससे आपके परिवार में जो बड़े लोग हैं उनको भी एसी की ठंडी हवा मिल सके। बहरहाल दोस्तों, आप लोग अपनी छतों पर भी थोड़ा सा पानी भर के रखें ताकि चरंद और परंद जितने भी होते हैं वो पानी पी सके। और ये जो गर्मी है ये बहुत ही ज़्यादा है। जब तक एक बरसात नहीं हो जाएगी, जब तक हम लोग नहीं सोच सकते कि जो गर्मी है वो कम होगी। बहरहाल दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज की जो घटना, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है छत्तीसगढ़ की। और दोस्तों, इसी छत्तीसगढ़ में एक महासमुंद नगर आता है। इसी महासमुंद नगर की एक कहानी है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 8 दिसंबर साल 2023 की। 8 दिसंबर साल 2023 को यूपेश चंद्राकर, जो कि पेशे से किसान हैं और साथ के साथ ये खदान का काम भी करते हैं, अपनी पत्नी के साथ में इसी महासमुंद नगर में किराए के मकान पर रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा है। इनकी जो पत्नी है उनका नाम ज्योति, जो कि पेशे से एक टीचर हैं। अच्छा, ये लोग अपनी बच्ची की पढ़ाई के लिए यहाँ पर आए हुए थे। इसी 8 दिसंबर साल 2023 को जो यूपेश होते हैं, ये अपने घर से किसी काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं। अपनी पत्नी से कह के जाते हैं कि मैं बस अभी गया और अभी आया, तुम बस बेटी के लिए खाना बनाओ और कुछ बाहर से अगर कुछ मंगवाना हो तो बता दीजिएगा। तो उसकी पत्नी कहती है, नहीं कुछ चाहिए, बस तुम जल्दी जाओ और जल्दी से लौट के आना, उसके बाद हम लोग साथ में बैठकर खाना खाएंगे। उसके बाद में जो यूपेश चंद्राकर होते हैं, जिनकी उम्र 40 साल के आसपास होती है, ये अपने घर से ये कहकर निकलते हैं, बस मैं अभी गया और अभी आया। उसके बाद से पत्नी इंतज़ार करती रहती है, लेकिन जो यूपेश होते हैं घर से गए हुए ने काफ़ी ज़्यादा वक्त हो जाता है। अब काफ़ी ज़्यादा वक्त हो जाता है तो पत्नी परेशान होती है कि आखिर यूपेंद्र कहाँ रह गए। उसके बाद में सीधा ये उनका मोबाइल नंबर ट्राई करती है, लेकिन दोस्तों जैसे ही ये मोबाइल नंबर ट्राई करती है, मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बताता है, नॉट रीचेबल बताता है। अब यहाँ पर ज्योति थोड़ी सी परेशान भी होती है, लेकिन फिर सोचती है हो सकता है कि मोबाइल फ़ोन है डाउन हो गया और थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे। धीरे धीरे शाम का वक्त गुजर जाता है। दोस्तों, शाम का वक्त आ जाता है। अब जो ज्योति थी इतनी ज़्यादा परेशान हो रही थी कि सारे रिलेटिव्स में फ़ोन कर करके पूछ रही थी कि यूपेश यहाँ पर आए हैं क्या, लेकिन कहीं पर भी यूपेश का कोई पता नहीं चलता है। उसके बाद में ज्योति जो होती है अपने ससुराल में भी फ़ोन करती है और वहाँ भी पूछती है कि यूपेश चंद्राकर यहाँ पर आए हैं, घर से कुछ काम कह कर निकले थे लेकिन अभी तक घर नहीं आए। घर वाले कहते हैं कि तुमने फ़ोन ट्राई किया। उसके बाद में ज्योति है कहती है मैंने फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ बता रहा है। इसलिए अब घर वाले भी परेशान होते हैं। इधर दोस्तों पूरा परिवार धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है। पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन यूपीएस का कहीं पर भी कोई पता नहीं चलता है। उसके बाद में सुबह को जो ज्योति है वो सीधा पुलिस थाने जाती है कुछ लोगों के साथ में, और पुलिस थाने में जाने के बाद में कंप्लेंट लिखाती है कि उसका जो पति है यूपेश चंद्राकर, उम्र 40 साल के आसपास है और 8 दिसंबर साल 2023 इस दिन ये घर से निकले हैं, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आए। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं कि जो यूपेश हैं अपने घर से निकले हैं, अभी तक नहीं आए हैं, 24 घंटे से ज़्यादा का समय गुजर चुका है, इसलिए पुलिस वाले उसकी कंप्लेंट लिखते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, हम बहुत जल्द से जल्द यूपेश के बारे में पता लगाएंगे। अब दोस्तों पुलिस वाले सबसे पहले अपनी छानबीन शुरू करते हैं। अब जब छानबीन शुरू करते हैं तो सबसे पहले इसी ज्योति के पास में आते हैं, जो पत्नी है यूपेश की। अब ज्योति के पास में आते हैं, पूछते हैं कि तुम्हारे पति कब घर से गए थे और कब नहीं गए थे, कितने समय वो घर पे आ जाते थे, क्या आमतौर पर इसी तरीके से जाते थे या फिर किसी के साथ गए थे।
जब सारी चीज़ पुलिस वाले पूछते हैं तो पत्नी यही कहती है कि साहब वो तो डेली नहीं जाते थे, लेकिन उस दिन गए थे। किसके साथ गए थे इस बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन घर से तो अकेले ही गए थे। बहरहाल दोस्तों, पुलिस वाले जो थे वो ज्योति का बयान लिखते हैं, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करते हैं कि किसी ने यूपेश को आते देखा, जाते देखा, किसी के साथ जाते देखा, लेकिन आस पड़ोस से भी कोई ऐसी खबर नहीं मिलती है। अब दोस्तों, पुलिस वाले एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, इसी तरीके से अपनी छानबीन कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर जितने भी CCTV कैमरास होते हैं वो सारे के सारे खंगाल लिए जाते हैं, लेकिन कहीं से भी यूपेश का कोई पता नहीं चलता है। एक CCTV में यूपेश जाता हुआ तो दिखता है, अकेला गया था, लेकिन आता हुआ नहीं दिखता। अब दोस्तों, पुलिस वाले बड़ा हैरान होते हैं कि आखिर मामला क्या है। उसके बाद में धीरे धीरे समय गुजर जाता है। धीरे धीरे जब वक्त गुजरने लगता है तो अब 8 से 10 दिन का समय गुजर चुका था। 8 से 10 दिन का समय गुजर चुका था, लेकिन यूपेश चंद्राकर के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। यूपेश चंद्राकर के भाई मनीष चंद्राकर वो भी पुलिस थाने में पहुंचते हैं और कहते हैं कि साहब, मेरे भाई का जितनी जल्दी हो सके पता लगा दो, हम सब परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पुलिस वाले दिलासा देने के सिवा और कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए दिलासा देते हैं और कहते हैं कि हम ढूंढ रहे हैं। और पुलिस वाले अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, लेकिन कहीं से भी कोई पता नहीं चल रहा था। अब पुलिस वालों को भी लगने लगा था कि जो यूपेश हैं शायद इनके साथ में कोई अनहोनी हो चुकी है। इसलिए अब पुलिस वाले चोरी चुप के आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करते हैं कि यूपेश की किसी के साथ में कोई दुश्मनी थी या फिर हाल फिलहाल में किसी के साथ में कोई झगड़ा हुआ, ऐसा वैसा। तो एक पड़ोसी बताता है कि दरअसल जो यूपेश हैं, इसी बराबर वाली बिल्डिंग में एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है मुकुंद त्रिपाठी। जो मुकुंद त्रिपाठी हैं पेशे से ज्योतिषी हैं और उनके साथ में अक्सर यूपेश का झगड़ा हुआ करता था। अब दोस्तों, पुलिस वालों को ये तो पता चलता था कि मुकुंद त्रिपाठी से उनका झगड़ा होता था, लेकिन मुकुंद त्रिपाठी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, कोई भी एविडेंस नहीं था। तो ऐसे तो मुकुंद त्रिपाठी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। मुकुंद त्रिपाठी उसी पड़ोस वाली बिल्डिंग में किराए पर रहते थे और उसी में उन्होंने एक बड़ा सा फ्लैट भी ले रखा था, जिसमें वो अपना जो कारोबार है वो चलाते थे, जिसमें उन्होंने अपना ऑफिस टाइप का बना रखा था। अब दोस्तों, पुलिस वाले छानबीन करते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा समय गुजर जाता है। अब धीरे धीरे जो पत्नी ज्योति थी उसकी जो एक तरीके से पुलिस से लगातार जाकर पूछना कि क्या चला, पता चला कि नहीं चला, अब उसकी जो थाने के अंदर पहुंच थी वो थोड़ी कम होती गई और धीरे धीरे ज्योति जो थी वो थाने आना कम कर देती है। अब दोस्तों, जब ज्योति थाने आना कम करती है और धीरे धीरे लगभग 6 महीने का वक्त गुजर जाता है, अब ज्योति कभी भी थाने नहीं आ रही है। अब पुलिस वालों को कहीं ना कहीं शक होता है कि एक पत्नी आखिर अपने पति की गुमशुदगी को ऐसे कैसे नज़रअंदाज कर सकती है, ऐसे कैसे वो अपने पति को इतनी जल्दी भूल सकती है। ना तो उसकी डेड बॉडी मिली है, ना कहीं से उसकी गुमशुदगी के बारे में पता चला है, तो ऐसे कैसे नज़रअंदाज कर कर वो पत्नी घर पर बैठ सकती है। अब कहीं ना कहीं पुलिस वालों को थोड़ा सा खटकता है, इसलिए पुलिस वाले अब ज्योति के बारे में चोरी चुपके छानबीन शुरू करते हैं। अब ज्योति के बारे में जब चोरी चुपके छानबीन शुरू करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती हैं कि जिसको सुनने के बाद में पुलिस वाले थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन सुने सुनाए पर यकीन नहीं करते हैं। अब पुलिस वाले सबसे पहले ज्योति की मोबाइल की CDR निकालते हैं, इसकी कॉल डिटेल निकालते हैं। अब दोस्तों, जब ज्योति की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो उस कॉल डिटेल में एक नंबर मिलता है, जिस नंबर पर घंटों घंटों बात होती है, और एक नहीं बल्कि 6-7 महीने से अगर देखा जाए तो थोड़ी बात और बढ़ गई, उससे पहले थोड़ी कम होती थी। अब इस नंबर के बारे में पता लगाया जाता है कि ये नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। अब जैसे ही नंबर के बारे में पता लगाया जाता है कि ये नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, पुलिस वाले एकदम चौंक जाते हैं। दरअसल ये नंबर उसी व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड था जिसके बारे में पड़ोसी से ने बताया था कि यूपेश की मुकुंद त्रिपाठी के साथ में झगड़ा होता था, यानी वो नंबर मुकुंद त्रिपाठी के नाम पर रजिस्टर्ड था। इसलिए पुलिस वाले अब मुकुंद त्रिपाठी को उठाते हैं। उठाने के बाद में सीधा से पुलिस थाने लेके आते हैं। अब दोस्तों, जो मुकुंद त्रिपाठी है पेशे से जोशी है, इसलिए पुलिस वालों को घुमाने की कोशिश करता है, उनको ऊंच नीच में डालने की कोशिश करता है, तरह तरीके से उनको डराता भी है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि पुलिस वालों को अगर ज़रा भी शक हो जाए कि यहाँ पर क्राइम हुआ है और क्राइम के पीछे ये व्यक्ति है, तो फिर वो चाहे कितना ही बचने की कोशिश करे, पुलिस बहुत अच्छे से जानती है कि उससे सच कैसे उगलवाना है। इसलिए पुलिस वाले जब इसके ऊपर सख्ती दिखाते हैं मुकुंद के ऊपर, तो मुकुंद टूटता है और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाता है, यकीनन दोस्तों वो कहानी हैरान करने वाली होती है, रिश्तों को तार तार करने वाली होती है। दरअसल मुकुंद त्रिपाठी बताता है कि जो यूपेश चंद्राकर है ये अपने पैतृक घर में रहा करता था, और जब इसकी शादी होती है, शादी होने के बाद में ये अपनी पत्नी के साथ में जीना शुरू करता है, तो उस समय इसको एक बेटी भी होती है। जब धीरे धीरे बेटी बड़ी होती है तो दोस्तों इन दोनों लोगों को बेटी की पढ़ाई की भी चिंता होती है। पत्नी ज्योति जो कि पेशे से टीचर है, वो अपने पति से कहती है कि हम लोग यहाँ से कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पर हमारी बच्ची की स्कूलिंग अच्छे से हो सके। उसके बाद में ये लोग
रुख करते हैं इसी छत्तीसगढ़ के महासमुंद नगर का, और वहाँ पर आने के बाद में एक कमरा किराए का लेते हैं और वहीं पर रहने लग जाते हैं। अब दोस्तों जो यूपेश पेशे से खेती किसानी करता है, तो कई बार ऐसा होता है कि इसे अपने खेतों के जो खेत होते हैं उन पे भी जाना पड़ता है। खदान का काम भी करता है तो कई बार वहाँ भी जाना पड़ता है। और दोस्तों इनके ही पड़ोस में जो मुकुंद त्रिपाठी है, जो कि पेशे से जोशी है, इसने एक किराए का मकान ले रखा है और इसने एक और फ्लैट ले रखा है जिसमें ये अपना दफ्तर इसने बना रखा है, जिसमें ये अपना जोशी का काम वगैरह करता है। धीरे धीरे समय गुजरता है। जो ज्योति होती है उसकी नज़रें मुकुंद त्रिपाठी से लड़ती हैं। अब दोस्तों जब ज्योति की नज़रें मुकुंद त्रिपाठी से लड़ती हैं तो नज़रों ही नज़रों में इन दोनों के बीच में इशारे होते हैं और इन्हीं नज़रों से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अपना दिल हार बैठते हैं। उसके बाद में इन दोनों के बीच में शुरू होता है अवैध संबंधों का सिलसिला। और दोस्तों जब ये एक बार शुरू हो जाता है तो फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेता। अब जब कभी भी यूपीएस जो था वो अपने गांव जाता या फिर अपने खेतों पर जाता, तुरंत ज्योति जो थी वो इस मुकुंद त्रिपाठी को बुलाती और उसके बाद में घंटों घंटों तक ये घर के अंदर रहते, तमाम तरीके की चीज़ें होती। और जब इस बारे में यूपीएस को पता चलता है तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि दरअसल तुम मुकुंद त्रिपाठी से मिलना जुलना बंद कर दो। लेकिन जो पत्नी ज्योति होती है उसके ऊपर भी इस बात का असर नहीं होता है। उसके बाद में जो यूपेश होता है मुकुंद त्रिपाठी से बात करता है कि तुम उसकी पत्नी से मिलना जुलना बंद कर दो, उसके घर बिल्कुल मत आओ। लेकिन दोस्तों जो ज्योति थी, जो मुकुंद त्रिपाठी थे, इन दोनों को यूपेश की बातें ऐसी लगती हैं कि जैसे कोई छोटा सा मासूम सा बच्चा कह रहा है, उसकी बात का क्या ध्यान देना। इसी वजह से उसकी बात को इग्नोर करते हैं और धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है और जो चीज़ जैसी थी ज्यों की त्यों चलती रहती हैं। अब दोस्तों कोई भी व्यक्ति हो दुनिया में, अगर उसकी पत्नी इस तरीके से कर रही है तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा और इसी बात का विरोध करता है यूपेश। जब ये विरोध करता है तो इसी बात को लेकर इसकी जो पत्नी होती है अपने जो पड़ोसी है मुकुंद त्रिपाठी उसके साथ मिलती है और उसके बाद में जो मुकुंद त्रिपाठी होता है उस यूपेश की हत्या कर देता है। और दोस्तों हत्या करने के बाद में ये शव को इस तरीके से ठिकाने लगाते हैं कि जैसे एक बहुत ही शातिर क्राइम करने वाला व्यक्ति ऐसा करेगा। सबसे पहले ये डेड बॉडी को अपने घर जो इसने दफ्तर ले रखा था वहाँ पर एक साइड में रखता है, मार्केट जाता है और वहाँ से बहुत सारे पॉलीथीन के बैग खरीद कर लाता है। और पॉलीथीन के बैग खरीद के लाने के बाद में उस डेड बॉडी को एक एक कर वो पॉलीथीन के बैग पहनाता है। काफ़ी ज़्यादा कवर उस बॉडी को कर लेता है जिससे उस बॉडी के अंदर अगर कोई बदबू आए तो वो बदबू बाहर ना जा सके। और उस पॉलीथीन के अंदर बहुत सारा नमक भी डालता है जिससे बॉडी बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाती है। अब दोस्तों उसके बाद में ये किचन के अंदर एक गड्ढा खोदता है 4 से 6 फीट के आसपास और उस गड्ढे में उस डेड बॉडी को दफना देता है। वापस से मिट्टी पाटता है, जो फर्श टाइल वगैरह थी वो लगा देता है और उसके बाद में ये नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगता है। दोस्तों 6 महीने का समय गुजर जाता है। ज्योति और मुकुंद त्रिपाठी सोच रहे होंगे कि उनका जो क्राइम है शायद छुप गया। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से पुलिस ने इस पूरे केस को सुलझाया और उसके बाद में जब मुकुंद त्रिपाठी उस जगह पर लेकर पहुंचा जिस जगह पर इसने शव को दफनाया था, तो वहाँ पर जब पुलिस खुदाई करवाती है तो वहाँ से एक कंकाल मिलता है। दोस्तों इस कंकाल को मनीष चंद्राकर जो कि यूपेश चंद्राकर के भाई होते हैं उन्हें दिखाया जाता है। कुछ चीज़ों से जो मनीष चंद्राकर होते हैं वो शव की पहचान कर लेते हैं। उसके बाद में उस कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है जिससे ये पता लगा जा सके कि हत्या किस वजह से हुई है। लेकिन दोस्तों हत्या करने की जो पूरी कहानी थी ये मुकुंद त्रिपाठी जोशी है उसने कबूल कर ली है। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आप लोग के कल के दिन जो भी कमेंट्स आए हैं अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन सबसे पहला कमेंट्स आया वो है राणा सिंह का और ये $5 का सुपर थैंक्स करते हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया राणा सिंह जी, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और दोस्तों उसके बाद में जो दूसरा कमेंट्स है ये है ब्रह्मदेव करके आईडी है, लिखते हैं भाई व्यूज़ थोड़े कम हो रहे हैं तो कल की जो कहानी थी वो थोड़ा डिफरेंट थी तो उस पर व्यूज़ कम आएंगे ऐसा मैंने भी सोचा था, लेकिन आप लोग जुड़े हुए हैं तो आप लोगों तक हर कहानी पहुंचाई जाए इस तरीके का मेरा फ़र्ज़ है। और मैं आप लोगों को वो कहानियाँ पहुंचाता हूं जो आप लोग को सुननी चाहिए, जो समाज में हो रही हैं। मैं व्यूज़ के पीछे कभी नहीं भागता। उसके बाद में नायक म्यूज़िक है, लिखते हैं जय जगन्नाथ भैया कहानी अच्छी है, सुरेश नायक उड़ीसा से। तो सुरेश नायक जी आप उड़ीसा से हमारी कहानी सुनते हैं भैया, शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से। तो सुरेंद्र कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप राजस्थान से हमारी कहानी सुनते हैं। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भैया, गर्मी बहुत हो रही है। रेणु सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो रेणु सुनील त्यागी आप दोनों पति पत्नी अपना ख्याल रखिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये जो गर्मी है इससे बचने के लिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। उसके बाद में बालकृष्ण साहू हैं, लिखते हैं सऊदी अरबिया से मैं आपकी कहानी सुनता हूँ। मलिक भाई राम राम। तो भैया राम राम, कैसे हैं? और उसके बाद में स्मार्ट
कमाल करके आइडिया लिखते हैं, नाइस ऐसे करके इमोजी बनाते हैं। तो भाई स्मार्ट कमाल करके जो आईडी है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगी। कहानी पसंद आई हो तो एक बार लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।